और वर्षों बाद ऐसा नुकसान हिमाचल में देखने को मिला है। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, इसकी एक वजह है जिसे आप कह सकते हैं आर्थिक है कि 1991 के बाद में यहाँ की सरकार ने जो पहाड़ी भाग है उसके लिए एक ऐसा मॉडल बनाया कि हम लोग को पैसा कमाना है। हिल एरियाज होते हैं वो वास्तविक रूप से वो प्रकृति के संरक्षण के लिए होते हैं, पैसा कमाने के लिए नहीं होते हैं। अब केंद्र सरकार ने कहा कि आप पैसे कमाइए तो खुद से इसका जनरेशन कीजिए। सरकार ने समझा कि तब टूरिज्म को हम लोग डेवलप करते हैं, सेब से हम लोग पैसा कमाते हैं, जो यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति है उसे बदल कर सेब के बागान में बदल देते हैं। तो इसके उन्होंने क्या किया कि सड़कें बनानी शुरू कर दी। तो सड़कें बनानी शुरू कर दी और वनों को साफ करना शुरू कर दिया। तो सड़कें बनाई, सड़कों के बनाने में बहुत सारी इंजीनियरिंग दोष थे। पहला दोष ये था कि यहाँ के जितने भी पहाड़ हैं वो बालूका पत्थर, सैंडस्टोन या शेल के चीका का बने हुए हैं। अब चीका के ऐसे पहाड़ को अगर आप सड़क बनाते हैं, वो भी 4 लेन, ठीक, 1 लेन नहीं, आता कि 1.5 लेन या 1 लेन नहीं, जो 4 लेन बनाते हैं तो उसके जो ढाल होते हैं बिल्कुल खड़ा कर दिया आपने, 90 डिग्री पर कर दिया। अगर मान लेते हैं कि वह स्टेप वाइज होता है, सुपाना करी 1 2 3, तो शायद कुछ अच्छा हो भी सकता था। अब उससे जितना भी मलबा मिला उसका सरकार ने 2 काम किया। कुछ मलबा को ऑक्शन कर दिया और कुछ मलबा का उन्होंने उपयोग करके उसके नीचे हम सड़कों का आधार बना दिया। तो सड़कों का आधार बना दिया तो वो क्या था, असंगठित मिट्टी थी वो वहाँ पर। अब बारिश हुई तो सैंडस्टोन और शेल जो होता है वो अपने आप में ही असंगठित होता है। बारिश पड़ने पर पूरी तरह से घुल जाता है और बिखर भी जाता है, पंख बदलता है, मड में कन्वर्ट कर जाता है, बहुत ही कमज़ोर होता है। वो तो हुआ ही, तो जितनी भी खड़ियाली थी वो गिर गई। कहाँ पर गई? सड़क पर गई। और कुछ कुछ स्थान पर सड़क बिल्कुल ही अंतर ध्यान हो गया। उसका कारण ये था कि जो सड़क के नीचे का जो आधार था वो तो मलबे से ही बनाया हुआ था। वहाँ पर पानी रिस कर गया, और पानी रिस कर गया तो जाहिर असंगठित था तो वो भी बह गया। तीसरा कि सड़क के नीचे का जो भाग होता है उसको अच्छी खासा मात्रा में सपोर्ट दिया जाता है, तो वहाँ पर चट्टान रखे जाते हैं, उस स्थान पर पेड़ों का सपोर्ट दिया जाता है और उसी स्थान से आप चट्टान को गिराते हैं। तो जिस स्थान से अगर आपने चट्टानों को गिराया तो वहाँ की सारी वनस्पति, पेड़ पौधे भी सब वहाँ पर मिट गए। तो वो सारा का सारा ढाल बिल्कुल असंगठित था। वहाँ पर आज नहीं तो कल ऐसा होना ही होना था। बारिश का एक बहाना था और ऐसी बारिश होती रही है। अगर आप बारिश को दोष देते हैं तो आप सोचिए नैतिकता नहीं होती है, क्योंकि ऐसी बारिश पहले भी आई है लेकिन पहले ऐसा संघार नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। फिर अगर आप देखेंगे मनाली की तरफ में देखें तो वहाँ पर आपने 4 लेन तो बना दिया, लेकिन जो नदी के नीचे का भाग था उसके पास में कोई सपोर्ट नहीं। मतलब कि अगर नदी की धारा तेज होती तो वो क्या करती कि वहाँ की मिट्टी को पूरा काट देती। तो अगर नीचे की मिट्टी कट गई तो रोड का ऊपर का सपोर्ट ही पूरी तरह से खत्म हो गया और रोड पूरी तरह से धंस गया। यह एक बात है। और जहाँ जहाँ पे मान लेते हैं धंसा, तो पानी के जो भाग था कुछ कुछ स्थानों पर यहाँ पर लोगों ने क्या किया था कि जो छोटे मोटे बहाव थे उसके स्थान पर उसको भर कर उसके स्थान पर घर बना दिया। जैसे शिमला में, तो शिमला में ऐसे किया था। तो जब नदी अपना चलती है, अपना रास्ता वापस लेती है, और नदी का एक नियम है तो वेयरएवर द रिवर हैज़ अ वे, स्टे आउट ऑफ इट। जहाँ नदी का रास्ता उससे बाहर ही रही है। तो उस तरह से नदी ने अपना रास्ता लिया, और जब रास्ता लिया तो वहाँ के सारे घरों के सबको गिरा दिया, सबको ध्वस्त कर दिया उस स्थान पर। तो ये मौलिक कारण हुआ करता था। और अगर एडमिनिस्ट्रेटिवली देखेंगे इस पूरे पहलू को प्रशासनिक दृष्टि से, तो कोई कैसे नहीं समझ सकता अगर प्रशासन का है कि इतनी कमज़ोर चट्टानें कि इतनी खड़ी ढाल है, वो आज नहीं तो कल बारिश होती या नहीं होती, गिरता ही गिरता, उससे उसका गिरना तय था। और सबसे बड़ी विडम्बना है हिमाचल प्रदेश में कि यहाँ पर अगर सरकार उन पर्वतों को ठीक भी करे तो उसे क्या करना पड़ता है, ज़मीन अक्वायर करना पड़ता है, पर्वतों के भाग को अक्वायर करना पड़ता है, शीश को अक्वायर करना पड़ता है, जिससे कि वह सोपानाकारी बना सके। यहाँ पर सोचते हैं कि बिल्कुल सीधे बन जाए तो वन विभाग से उन पर्वतों को अक्वायर नहीं करना पड़ेगा, तो पैसा बच जाएगा। तो पैसा कहाँ बचा? जब 13,000 14,000 रुपये खर्च हो गया तो पैसा बचा ही कहाँ? ये जितने भी काम हुए थे वो काम, उस काम में जो सोने में सुहागा हुआ कि सड़कों के किनारे, हाईवे किनारे उन्होंने कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भी अच्छे खासे कर दी है। अब सोचिए कि शिमला में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कैसी है, तो ऐसी है जहाँ पर कि एक कंक्रीट के बिल्डिंग बने हुए हैं और उनके जो पिलर हैं वो नीचे जाते हैं। इससे इतना लोड पड़ गया है शिमला पर
कि ईश्वर नहीं करे, अगर एक भूकंप आया तो शिमला की स्थिति बहुत 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 ही बुरी होने वाली है। अब ध्यान दीजिए, ये हमारी औपनिवेशिक मानसिकता रही है कि यहाँ पर लोग जो पहले घर बनाते थे, काठ कुनी यहाँ पर बनता था, एक और सिक्किम में घर बनता था आइकोरा, भुंगी बनता था गुजरात में। तो जितने भी ऐसा स्थानीय विविधता हुआ करती थी, इस विविधता को छोड़कर उन्होंने क्या किया, औपनिवेशिक मानसिकता के धातु ने अंग्रेजी स्टाइल के घर बनाने शुरू कर दिया। अब जब अंग्रेजी की स्टाइल के घर यहाँ के लिए अनुकूल है ही नहीं, तो ना सड़कें अनुकूल है, ना घर अनुकूल है, ना आपकी जीवन शैली अनुकूल है। जीवन शैली कौन अनुकूल है? आप अधिक से अधिक पानी का उपयोग करते हैं। छत आपकी हवा से पानी गिर कर कहाँ जाता है? कहीं ना कहीं तो जाता ही होगा। वो पानी आता है कि अगर 10 घरों से पानी ऐसे निकले और कंक्रीट रोड पर चले तो अपने आप में ही बाढ़ का स्वरूप लेता है। उसकी धार इतनी तेज आती है वो कुछ भी काट सकता है। तो ये सारे के सारे व्यंजन बनाए गए थे कि ऐसा डिजास्टर हो ही हो, इसे प्रकृति का कोई दोष नहीं है। हिमाचल में बादल, इसका कारण मूल कारण है कि पूरे हिमालय के सहारे में, हिमालय के ऊपर, भारत के ऊपर बहुत तेज धारा चलती है जिसको कहते हैं जेट धारा। जेट धारा इस बार हिमालय के बिल्कुल जैसे कहते हैं पर्वत पर्वतीय भाग पर है, मतलब उसके साथ साथ शिवलिक के साथ साथ चल रहा है। जहाँ पर अब खड़े हैं वो शिवलिक है, इसके साथ साथ चल रहे हैं। अब ये जो धारा है वो ऊपर नीचे होकर चलती हैं, करीब 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। जहाँ पर ये धारा ऊपर जाती हैं वहाँ पर नीचे की पूरे हवा को सक कर लेती हैं, सोख लेती हैं। अब सोचिए हुआ क्या कि जो मानसून का पहला भाग आया तो मानसून तो वैसे भी पहाड़ों के सहारे में ऊपर उठता, बारिश होती। अब क्या हुआ, ये सोने में सुहागा हो गया कि ऊपर से हवा में सारे सक कर लिया। मतलब हवा तो उठ ही रही थी और ऊपर की जो जेट धारा थी उसे वह खींच रही थी। हवा जितनी भी नम हवा ऊपर जाएगी उतनी ही तेज बारिश होगी। क्यों? हवा जैसे ऊपर जाती है ठंडी होती है, संघनन होता है, कंडेंसेशन बंद होता है, क्लाउड बनते हैं, यह कारण था। दूसरी एक और बात हिमाचल में इस बार देखने में आई है, मैदानी क्षेत्रों में विशेष रूप से बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी बड़ी दरारें आई हैं, कई किलोमीटर लंबी दरारें आई हैं। लोगों के मकान 2 हिस्सों में बंट गए, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। हिमाचल में 2 पहलू है। एक स्थान पर कुछ स्थान पर शेल है, सैंडस्टोन है, और दूसरे स्थान पर ये दोनों अवसादी शैल हैं, सेडिमेंट्री रॉक है। और दूसरे स्थान पर है मेटामॉर्फिक रॉक है। तो मेटामॉर्फिक रॉक में अवशोषण नहीं होता है, वो अवशोषित नहीं करता है, अब्जॉर्प्शन नहीं होता है। तो कुछ ऐसे घाटियाँ हैं जिसको हम लोग कहते हैं घाटियाँ, इधर भी मेटामॉर्फिक रॉक, इधर भी मेटामॉर्फिक, और वहाँ पर अगर बारिश हुई तो उसी के लीक के सहारे में बारिश का पानी चलता है। उस स्थान पर लोगों ने सड़क बनाने के लिए या किसी कारण से ब्लास्ट किया होगा, कुछ क्रैक पड़ा होगा, वो क्रैक का पानी भीतर कहाँ गया किसी भी नहीं मालूम। और जहाँ भी पानी गया होगा उसने क्या किया, खंगाल दिया होगा नीचे के भाग को। जब नीचे के भाग को खंगाल, ऊपर का भाग जो होगा वो नीचे की ओर धंस गया होगा। धंसना कभी भी बराबर नहीं होगा, कहीं ऊपर होगा कहीं नीचे होगा। और कहीं यही धंसने की घटना हुई है जोशीमठ में, यही घटना यहाँ भी होगी, मंडी में भी होगी, ठीक। और क्यों? क्योंकि इसी तरह की चट्टानें यहाँ पर हैं और वो घर के बीच से भी होकर जा सकती है वहाँ पर, और वहाँ पर धाराएं बहुत तेज भाग ले सकती हैं उस स्थान पर। ठीक है, थैंक यू।